बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रैली निकालना थी, डीसी से इजाज़त मांगी गई, डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त ना दी। आज जब रैली निकालने लगे तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। रैली के लिए कारकुनान जमा होना शुरू हुए, लेकिन फिर बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली को मुलतवी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि रैली निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है, टीम्स ने आना जाना है और उसके अलावा मैराथन का इनकाद किया गया है, तो आज के अलावा किसी भी दिन रैली निकाली जा सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कल के दिन रैली निकालेगी, और अगर कल के दिन रैली निकालेगी तो फिर दफा 144 के नफाज के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखेगी। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से अपनी इलेक्शन कैंपेन यानी रैली का आगाज करना चाहती है और यहां से वो आगाज कर नहीं पा रही, तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। सेकंड लीडरशिप क्या सोचती है, टॉप लीडरशिप ने क्या फैसला कर लिया है कि किस किस को मैदान में उतारा जाएगा। इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुनासिब समझा कि रैली को मुलतवी कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यस, आपने एक जिक्र नहीं आज किया अपने इंट्रो में कि 144 लगी हुई थी, लेकिन वो सब तहरीक इंसाफ पे लगी थी। आज एक मुस्लिम लीग नून का भी जलसा हुआ ज़मान पार्क से ज़्यादा 1.5 से 2 किलोमीटर के फैसले पर। वो भी एक सियासी जलसा था, वो भी एक इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें भी एक वफाकी वजीर थे और नून लीग की क़यादत थी। उस जलसे को नहीं रोका गया, उस जलसे पर 144 का नफाज नहीं किया गया, उस जलसे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। उस जलसे में भी लोग टोलियों की सूरत में शरीक हुए, उस जलसे में भी लोग बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में आए। तो मुझे एक बताए, ये 144 जो थी ये सिर्फ तहरीक के इंसाफ के लिए लगाई गई थी, और लगाई इसलिए गई थी, देखें आप गौर करें, इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद तकर्रर तबादले नहीं होते। आपके DIG लाहौर अफजाल कौसर को तब्दील कर दिया गया। वजह क्या थी कि आपने इमरान खान को अभी तक गिरफ्तार क्यों ना किया। एक नया DIG लाकर लाहौर में तैनात आपने कर दिया। उसके बाद आपने कहा जनाब हमने 144 एक दिन के लिए लगाई है, कल आप जुलूस निकाल लें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। और उसके बाद रात 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सारा कुछ हुआ। निगरान हुकूमतें ऐसे नहीं करती, चले हो गई। मान लिया कि लाहौर में मैच था, नहीं होना चाहिए थे, मैराथन थी, ठीक है, जिसने बाहर था, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। तो फिर ये 144 नून लीग के लिए भी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? ये जमात इस्लामी के लिए भी होनी चाहिए थी, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी होनी चाहिए थी। नून लीग के लिए 144 नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए 144 है। ये क्या रूल हुआ? ये तो दोहरा मयार हुआ। क्या निगरान सेटअप में ऐसा होता है? ये नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ और आज के दिन ही हुआ और इसी वक्त में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? PTI को यह बात कन्फर्म हो चुकी थी, चूंकि मैं आज सारा दिन ज़मान पार करा, खबरें थी ना, बड़ी खबरें थी, कुछ हो सकता है। PTI को यह पता था कि 3 चीज़ों पे काम हो रहा है। 3 चीज़ें क्या थी? नंबर 1, जितनी तादाद तो PTI की वहाँ मौजूद थी, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उस वक्त के मनाज़र हैं यासर, और ये थोड़ी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद। PTI के जितने लोग थे वो चाहते तो कंटेनर भी पीछे हट सकते थे, वो चाहते तो सारा कुछ हो सकता, लेकिन जानी नुकसान होना था। बहुत सी FIR दर्ज होनी थी, FIR के अंदराज का फैसला हो चुका था, थानों का तयन कर दिया गया था, और FIR दर्ज होनी थी कप्तान पर, कप्तान की टीम पर, मतवक्को तमाम उम्मीदवारों पर जो सूबाई असम्बली के जिन्होंने इलेक्शन लड़ने थे। ये सारा कुछ होना था, और हो सकता था कुछ खुदा न खास्ता कुछ जानी नुकसान भी हो जाता, दोनों इतराफ में से किसी तरफ। ये सारा कुछ होता। कप्तान ने देखें आज एक चीज़ तो की है ना, मैंने कल भी कहा था, उसने बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया। कप्तान ने आज अचानक उस वक़्त जिस वक़्त ये सारा मामला चल रहा था, उसने कहा चलें जी मुलतवी, कोई बात नहीं, हम अदालत से रजू करेंगे, इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे कि अगर इजाज़त है तो जनाब हम निकालते हैं, अगर इजाज़त नहीं तो फिर सबके लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए ऐसा होना चाहिए। कल आप देखेंगे पटिशन में जाके करेंगे। और ये इतला थी कि वहाँ पे एक बड़ा ड्रामा होने जाना और एक बड़ा हादसा रूनुमा हो जाना। उस बड़े हादसे के बाद
इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाने हैं। देखें, ये आप यासर ज़रा गौर करें, आज आपको पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी न हो गए, ज़िमनी इलेक्शन जो थे बलोचिस्तान, KPK, कराची, सब में हो गए ना, रह नहीं गए। तो ये इशारा है, मैंने पहले भी कहा था कि ये महीना बड़ा अहम महीना है और मुझे इस महीने में बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत से लोग अपनी रुखसती की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पास जो कुछ इतलात है उनके मुताबिक तो बहुत कुछ होने जा रहा है। तो आज PTI ने अच्छी हिकमत अमली की। आज हिकमत अमली के तहत उन्होंने कोई खून खराबा नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कानून और आइन के तहत चलते हैं, और उन्होंने ठीक। राना साहब, इस पे मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ले लीजिए। बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुसर्रत साहिबा, DC ने इजाज़त उस दिन भी नहीं दी थी, उस दिन भी दफ़ा 144 का नफाज था, आज भी वही सूरत हाल थी जो सूरत हाल 8 मार्च को थी। तो आज फिर किस मंतिक के तहत या कौन से हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया कि रैली को मुलतवी कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, अगर इनकी जहनियत के ऊपर जाएं तो आज की रैली करवाना खान साहब को इसलिए सूट करता था कि जो चार क्राउड है और हजारों की तादाद में लोग इस वक्त हमारे पास जमान पार्क में मौजूद हैं। एक जो आवाम से प्यार करने वाला सच्चा लीडर, रियल स्टेट्समैन का किरदार अदा किया खान साहब ने। अगर वो लड़ाई झगड़ा चाहते, ऑलरेडी लोगों के जो जज्बात हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो शहीद है जिले शाह, उसके बाद हम सब के जज्बात, पूरी कौम के जज्बात, लाहौर शहर के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान में एक शोक की फिजा है। तो उसमें हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये जितनी भी रुकावटें डाली थी वो हम इनको बहा के ले जाते, लेकिन हम तसादुम नहीं चाहते, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और पुरअमन की तो बात ही छोड़ दें, ये तो है ही पुरअमन इसलिए कि इलेक्शन कैंपेन की रैली है, ये कोई हम किसी के खिलाफ एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे। तो जो खान साहब ने डिसीजन किया है, ये 10 दफा पैदा होके भी ये जो चोरों का, ये जो सियासी बोनों का, ये जो इम्पोर्टेड मुसल्लत शुदा टोला है, ये नहीं कर सकता। इनके पास 4 बंदे हो ना सामने, ये जो PDM की जो ये जो आपको कहते हैं इंतशार पसंद खातून, तो ये आगे से बैर हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हमारे लीडर में सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, आइन की बालादस्ती की खातिर और इस कौम के के मसाइल है उनको हल करने की बात की है। और आज हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया कि उन्होंने जो ये बात की कि मैं नहीं चाहता कि ये तसादुम हो। अदरवाइज तो रैली की स्ट्रेंथ तो आज हमारी जमान की हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसर्रत साहिबा। और एक और अहम बात मैं जिसपे आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, यकीन माने जितना वो फिक्रमंद हमारे लिए होते हैं ना, वो अपनी पूरी पार्टी के वर्कर्स को, पाकिस्तानी अवाम को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, उतना ही वो पुलिस के जो ऑन ड्यूटी बेचारा स्टाफ होता है उनके लिए भी फिक्रमंद होते हैं। और बार बार वो उन्होंने हमसे स्टेटमेंट्स दिलवाई कि लोगों को कहें कि पुरअमन रहें, उनके ऊपर किसी किस्म का तसादुम ना करें आपस में, क्योंकि उनको पता है कि ये चंद ऑफिसर्स हैं जो अपने मुफाद के लिए ये जमीर फरोश हैं, जो बिके हुए हैं, जो कंप्रोमाइज हैं, जो आइन और कानून के बगैर ये जो दफा 144 लगाते हैं। और फिर उन ऑर्डर्स के ऊपर बेचारे जो उधर ड्यूटी पे खड़े हुए SHOs, जो कांस्टेबल या जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनसे ये गैर आइनी जो इकदामात हैं वो मनवाने की कोशिश करते हैं। मैं सलूट पेश करती हूँ ड्यूटी पे खड़े हुए इन तमाम सिपाहियों को, जिन्होंने जहां जहां पे एहतराम किया और जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, हमारे वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया। एक एक की फुटेज और तस्वीर मौजूद है। और स्पेशली CCPO, IG और नकवी, हम आपको कानून के कटहरे में लाएंगे, हम आपको कानून के ताबे करेंगे। वक्त आने दें, थोड़े दिन रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू है। इंशाल्लाह ये रवायत जो डली हुई है जुल्म की और कस्टोडियल टॉर्चर की, इसको खत्म होना पड़ेगा। और ये सर साहब, आप मुझे ये बता दें कि एक दिन के लिए आपने रैली मुलतवी की, क्या रैली कल निकल रही है, परसों निकल रही है, किस दिन रैली निकाल रहे हैं? जी, कल की रैली की तो हमने अनाउंसमेंट कर दी है। कल 2 बजे यहीं जमान पार्क से हमारे कायद, हमारे लीडर, कौम के कायद, वो इंशाल्लाह उसको खुद लीड करेंगे। हम सारे पूरे जानसार जो आए हुए हैं पूरे मुल्क भर से, हमारी सारी सीनियर क़यादत खुद आई है इज़ारे यकजहती के लिए, वो अपने लीडर के साथ खड़ी है।
नहीं, अगर कल भी 144 लग जाती है फिर नहीं लगेगी जी, हम कोर्ट्स के थ्रू इंशाल्लाह अब अगली पूरी कैंपेन हमें उसमें कोर्ट्स की जरूर हेल्प चाहिए होगी, हमें नहीं। अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है तो कोर्ट्स को ये ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखें आज ये दौरा म्यार तो हम है ना कि एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, अब उसको इजाजत दी हुई है। आज उसका जलसा था, आज यहाँ पे मैराथन रेस थी, आज यहाँ पे और ऐसे कितने चीजें हुई जो दफा 144 के जुमरे में आती हैं, और सिर्फ हमारे लिए दफा 144। तो ये तो अब इंशाल्लाह ताला कल हम हर सूरत रैली करेंगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और ये सारी जो जंग है, ये जो जुल्म हमारे ऊपर ढाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ये हम जो कुर्बानी दे रहे हैं आयन की बालादस्ती के लिए दे रहे हैं। और इंशाल्लाह कल हम पुरअमन तरीके से निकलेंगे और लाहौर की गयूर अवाम अपने लीडर, अपने कायद की इस्तकबाल के लिए खड़ी होगी। एक्चुअली ये घबरा जाते हैं। दो सवाल है कि इलेक्शन के कागजात भी जमा होना शुरू हो गए हैं, आप नॉमिनेशन कब कर रही हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कब हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन शेड्यूल जारी किया नीचे लिखा हुआ था हर किस्म का तकर्रर तबादला बंद है। तकर्रर तबादले तो अभी भी हो रहे हैं, आपका DIG लाहौर भी तब्दील हो गया और बहुत सी जेलों के सुपरिटेंडेंट तब्दील हो गए, रोजाना तबादले हो रहे हैं, क्या इसको भी आप चैलेंज कर रही हैं? जी बिल्कुल हम चैलेंज कर रहे हैं। देखें, सबसे पहला जो चैलेंज है किया हुआ भी है, हर वक्त हम आवाज भी उठाते हैं, मीडिया भी आवाज उठाता है कि ये कितना को बाइस सेटअप है, कितना को ये न्यूट्रल सेटअप है। इंटरम सेटअप का 100% न्यूट्रल होना की शर्त होती है कि वो किसी के साथ इस तरह का सलूक ना करे कि जो उस जुमरे में आए कार्रवाइयों के या इंतकामी कार्रवाइयां, इतनी तो हमारे हमजा के दौर में भी जिस तरह से हुई थी उससे ज्यादा ही हुई है अभी भी। यानी कि आप 25 मई की रैली और जो 8 मार्च को हुआ माशाल्लाह से खवातीन के आलमी दिन के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अपनी माओ बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे, लोगों औरतों के कपड़े फाड़े, जिस तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल किया, तो ये इंटरम सेटअप पूरा ही हमने यानी आपको मौजूदा सेटअप से वो निज़ाम अच्छा लगता है, वो सियासत अच्छी लगती है, या वो दौर बेहतर लगता है जो हमजा शहबाज का था? चले, हमें ये पता था कि वो हमारा सियासी हरीफ है, सियासी दुश्मनी पे मबनी कार्रवाइयां इंतकामी कर रहा है। ये सेटअप किस चक्कर में आप आमिर मीर की गुफ्तगू सुने, वो जो इंटरम सेटअप का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्या उसको ये बातें शोभा देती हैं? वो कौन होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाला? क्या उसकी पोजीशन जस्टिफाई करती है कोई खान साहब के बारे में उनके खिलाफ बात करना? तो ये पूरा का पूरा सेटअप कंप्रोमाइज है। लेकिन हम जा रहे हैं, ये जो जितने तबादले तकर्रियां हुए हैं ये ऐन गैर आईनी है, जिस तरह से ये इंटरम गवर्नमेंट गैर आईनी है। और अभी जब ये मुलविस है एक मासूम के कत्ल के अंदर, जैसे हमने नॉमिनेट किया है IG, CCPO एंड देन नकवी, तो इनका तो वैसे ही कोर्ट्स को चाहिए कि और हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं कि इनको फौरन डिजाइन करवा के तो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो एक क्या उसको कहते हैं कि हकायक पे मबनी। लेकिन जिले शाह के वालिद तो किसी को नामजद नहीं करवाना चाहते। वो तो आपको पता ही है जिले शाह के वालिद के साथ क्या हुआ है। जिस वक्त वो खान साहब से मिले और जिस लेवल का उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, जिनका एक लख्ते जिगर इस तरह से मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और एक बेटे को सामने बिठा के धमकी दी जाए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो ताकतें उसको शहीद करने में मुलविस हैं, तो आप एक मिडिल क्लास के आम आदमी, गरीब आदमी, बूढ़ा बाप जो पहले जिसके कंधों के ऊपर एक बेटे की लाश है, वो दूसरे बेटे की लाश उठाने की हिम्मत रखता है? या रियासत या मैं और आप क्या हम उनको प्रोटेक्ट कर सके? सर साहब, शेड्यूल कब अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन के? अपने उम्मीदवारों की नामों की नॉमिनेशन आपकी कब हो रही है? कागजात जमा होने शुरू हो गए? वो उसमें ये है कि इंशाल्लाह कल की रैली के बाद हमारी जो इसके ऊपर, क्योंकि तकरीबन जो है ना, यू कैन से कि 80 to 90% तो खान साहब ने सारा इसके ऊपर होमवर्क किया हुआ है। इसमें अनाउंसमेंट से पहले खान साहब अनाउंस करेंगे रिकंसिलिएशन कमेटीज जो हर रीजन के लिए फर्क होंगी। हम सारे पैनल को जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको बिठा के और उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम अनाउंसमेंट करेंगे किसी भी टिकट की जहाँ पे एस्पिरेंट ज्यादा है या डिस्प्यूट्स हैं, और फिर उनके साथ जो रनर अप होगा टिकट में उसको पहले से ही जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो कोई गवर्नमेंट अच्छा होगा या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर उसको पहले ही वो रिकंसिलिएशन कमेटी प्रॉमिस करेगी
ताकि सारे मिलकर इलेक्शन लड़ें और हम पीडीएम को और हमारे मुखालिफ जितने भी टोला है जो पर्दे के पीछे है, हम उनको शिकस्त दे सकें। मुसर्रत साहिबा, आप रैली तो लाहौर से निकालना चाहती हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा किस शहर में होगा? ये इंशाल्लाह ताला ये हमारा डिसीजन हो गया है और आज ही हुआ। कसूर ही है ना? खान साहब कसूर है। खान साहब करेंगे। चलें ये बता दें, कसूर ही है ना? नहीं, कौन सा है? इंशाल्लाह कल खान साहब रैली के बाद अनाउंस करेंगे और वो इंशाल्लाह बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और खान साहब खुद अनाउंस करेंगे। अच्छा ये बता दें, कल अगर इजाजत नहीं मिलती और कल रैली रोकी जाती है तो फिर भी आप कानून का एहतराम करते हुए रैली को रोक देंगे या नहीं? अगर का तो लफ्ज हम निकाल दें, ये क्यों? फिर तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए ना। अगर कैंपेन करने की इजाजत तो इलेक्शन हो रहे हैं हमें। वैसे आपके मुताबिक इलेक्शन 30 को हो रहे हैं? देखिए, अगर मेरी बहन मुझे बता देना, इलेक्शन हो रहे हैं 30 को। अगर इस टोले को देखें तो इन्हें 104 बुखार ऐसे ही चढ़ा हुआ। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी एफर्ट यही है कि ना हो, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं। ना होना तो इस मुल्क का आइन मुअत्तल हो जाएगा और ये कौम किसी सूरत टॉलरेट नहीं करेगी। इलेक्शन तो नहीं है। कल इंशाल्लाह मैं 2-3 अहम बातें कर दूं। कल खान साहब जलसे का ऐलान करेंगे, कैंपेन का पहला जलसा, उसकी अनाउंसमेंट कल हो जाएगी। दूसरी बात ये कि कल हम रैली करेंगे यहीं से जमान पार्क से इंशाल्लाह, और लाहौर की आवाम इसको सक्सेसफुल खुद करेगी। तीसरी बात कि रोना धोना बंद करें। ये सिलेक्टिव किस्म की जो आप लोगों ने कैंपेन चलाई हुई है ना, कि एक महारानी को, हमें पता है कि थोड़ी रकम ज्यादा लगी है, लेकिन बस कर दें। अवाम के आगे और खुद को कितना एक्सपोज करेंगे, कितना गंदा करेंगे लोग। तो अब आप लोगों का नाम आते साथ आप लोगों ने हमारी कैंपेन बाय द वे इस तरह के स्टूपिड फैसले करके खुद ही अच्छी कर दी है। अच्छा, खान साहब ने कल तारीख पे भी जाना था इस्लामाबाद। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ जी। विफाकी हुकूमत के लोग, विफाकी हुकूमत में मौजूद लोग ये कहते हैं कि आप रैली निकालने के लिए ठीक हैं लेकिन पेशियों पे जाने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पेशियों के ऊपर इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है ना। ये जिस वजह से पेशियों पे बुला रहे हैं, ये इन्हें भी पता है और हमें भी पता है, अवाम को भी पता है। रैली के अंदर खान साहब कोई स्पीच नहीं करेंगे, हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर, वो सिर्फ अपनी गाड़ी में मौजूद होंगे, लेकिन वो किसी किस्म का हम उनको बाहर पब्लिक में एक्सपोजर नहीं दे रहे। अच्छा मुसर्रत साहिबा, एक आखिरी सवाल। विफाकी हुकूमत अब ये कहती है कि अलग-अलग इलेक्शन होंगे तो मुल्क के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। क्या किसी के तवस्सुत से कोई पैगाम भेजा है कि मिल बैठ के बात कर ली जाए ताकि कुली तौर पे इलेक्शन हो सके? जी, हम इनको मीडिया के अंदर ही हर दफा खान साहब ने जितनी भी मीडिया के लोगों से मीटिंग्स हुई या उनकी जो स्पीचेस हैं या इंटरव्यूज हैं, हमने ये बात की है और मैं भी उसी बात को दोहराऊंगी कि हमें किसी से खुफिया मैसेज ना मसूल हुआ है ना हम चाहते हैं। हम इलेक्शन की पहले डेट चाहते थे, वो आ गई। केपीके में अभी आना बाकी है। बाकी अगर इन्हें शौक है इलेक्शन इकट्ठे कराने का तो डिसाइड करें। अगर इलेक्शन इकट्ठे करवाने का शौक है तो फिर फैसला कर लिया जाए और फैसले के बाद खुलेआम पैगाम भिजवाया जाए। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ बात ये हो रही है कि दफ़ा 144 का नफाज क्या सबके लिए है या एक मखसूस पार्टी के लिए है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कैंपेन कोई और चलाए तो ठीक, जब एक पार्टी चलाए तो गलत। तीसरी बात यह कि ज़िमनी इंतखाबात अगर मुलतवी हो रहे हैं तो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बावजूद भी क्या इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम पार्टीज क्या सोचती हैं। कुली तौर पर अगर इंतखाबात करवाने हैं तो एक मेज़ पे कौन लाएगा, कौन मानेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, पहले पीटीआई ने अपनी रैली निकाली, दफ़ा 144 का सामना करना पड़ा और फिर सानिया भी एक रूनमा हुआ। आज फिर से रैली का ऐलान हुआ, दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। कल फिर रैली का ऐलान कर दिया गया। अब कल की सूरत हाल का पता नहीं है। क्या समझते हैं, इलेक्शन कैंपेन इसी तरीके से चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ज़रा कुछ अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया। पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत को थोड़ी सी इम्पार्शियलिटी दिखानी चाहिए थी, यानी उनको गैर मुतनाज़ होना चाहिए था, गैर जानिबदार होना चाहिए था और सिर्फ अबूरी ही अहकाम जारी करने
साथ ही तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ पिछाड़ कर दिया, नीचे तक ये चले गए हैं। और फिर खबरें ये आई हैं, देखें मैं मुबैना तौर पे बात कर रहा हूं कि एक एक नून लीग के एमएनए को बुलाकर पूछा गया कि आपके हल्के में हम किसकी तैनाती कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है। देखें पाकिस्तान में कितने इलेक्शंस होते रहे, मुश्किल वक्तों में भी होते रहे, ऐसे वक्तों में भी होते रहे कि जब बुरी हुकूमतें आती नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था जिस तरह भी ये चीजें नजर आ रही हैं। फिर एक लीडर है अपना, उसको वहां पे बाहर नहीं निकलने दे रहे, रोजाना मतलब कि 80 के करीब तो मेरे ख्याल में एफआईआर दर्ज कर दी हैं। और आज ही 2 वर्कर्स इंटरवेंशन हो रहे थे और रैली निकालने की इजाजत नहीं है। अबूरी इलेक्शन जो हैं उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। अब सूबाई असेंबली के इलेक्शन जो हैं उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कौमी असेंबली का भी मालूम ही नहीं। देखें हकीकत ये है, और मैं बड़ा मतलब एक बात करना चाहता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि सबको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि इस तरह लाठियां चलाकर, पानी फेंक कर, मतलब आंसू गैस फेंक कर आप ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर सकेंगे जिससे कि ये आपकी भी गैर जानबदारी रहे और फिर इलेक्शंस भी मतवक्को जो आप करवाना चाह रहे हैं वो हो जाएं। अब आगे चलकर एक पूरी एक्सरसाइज करवाने के बाद जो कि आप करवा रहे हैं इस वक्त के, लोग इलेक्शन के लिए टिकटों के लिए भी भाग रहे हैं, लोग अपने कागज भी दाखिल करवा रहे हैं, और फिर एक वक्त आएगा जब इन इलेक्शंस को भी किसी ना किसी बहाने पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और बहाना ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता फिर उस पर हमें पछताना पड़े बाद में। तो इसलिए होना ये चाहिए कि थोड़ा सा दिल को बड़ा करें, कोई रास्ता निकालें बीच का। जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, देखिए मैं बड़ी सिंसियर बात कर रहा हूँ, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, कोई गुस्से में आएगा कि जब आप बैठते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए, जिससे कि जो मीटिंग अटेंड करके गए थे आर्मी चीफ के साथ और इसाक डार के साथ, उन्होंने बाहर जाकर एक अच्छी बात की कि चलो जी कॉन्फिडेंस मेजर्स के लिए बड़ा अच्छा था, उस पर कुछ फायदा होगा या नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि आप सियासी माहौल जब तक एक अच्छा क्रिएट नहीं करेंगे, मुल्क का इमेज जो है उसको ठीक नहीं करेंगे, ना अंदरून मुल्क आपका एक अच्छा पैगाम जा रहा है, ना बैरून मुल्क आपका एक अच्छा पैगाम जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर ये कहना पड़ जाए कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल रैलीज पे पाबंदी लगा रहे हैं, बहुत 13 जमातें इकट्ठी हैं, सारे पहलवान एक अखाड़े में उतरे हुए हैं, तो एक शख्स को गिराने के लिए इतनी मेहनत करना और इतनी मुशक्कत करना तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। एक तारीख इजाज साहब, आपने एक बात बहुत बड़ी कर दी है कि आपको सूबाई इलेक्शन मुलतवी होते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए मैं जो बात कर रहा हूं इसको आप अगर सियासी अंदाज में देखें, क्योंकि मैं एक सियासतदान हूं, 35 साल से सियासी मैदान के अंदर हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता हूं, तो ये कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि आप सूबाई इलेक्शंस करवा दें, चीफ मिनिस्टर किसी और का बनवा दें, चाहे किसी का भी हो, तो दूसरी जमात को आप फिर किस तरह इलेक्शन लड़वाएंगे जब अबूरी वजीर आला भी नहीं होगा दोनों सूबों के अंदर। तो फिर क्या, जब आप तो फिर एक और सवाल का जवाब दे दें, मुबैना तौर पे दे दें तो फिर क्या आपको मार्च में कोई जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें अब माहौल तो पैदा करना पड़ेगा, कोई जाए ना जाए मुझे उसका नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक डेट दें, चाहे बजट के बाद की दे दें, मैं नहीं कहता कि फौरी तौर पे दे दें, और मेरा ख्याल है इस पे सब मुत्तफिक भी हो सकते हैं अगर जिद नहीं है और अगर कोई आपका ऐसा प्लान नहीं है जिससे कि आपने किसी का बिल्कुल रास्ता रोकने के लिए, सजा देने के लिए, उसको जेल में डालने के लिए अभी भी आपको ये लगता है कि किसी की कोई जिद नहीं है? अभी भी आपको ये लगता है कि किसी को वैक्यूम दे दिया जाएगा? अभी भी आपको ये लगता है कि एक बुनियाद के ऊपर मैदान में उतरने के लिए सारे तैयार? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं जिद भी है, और वो जिद जो है वो बचगाना जिद है, वो बिगड़े हुए सियासतदानों की जिद है, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने वालों की जिद नहीं है, जो ये कहते हैं जी कि पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए, उसके बाद जो एहतसाब होना चाहिए,
एहतसाब के बाद उसकी सारी सजाएं जब माफ होंगी फिर इलेक्शंस होंगे। तो लोगों की ख्वाहिशात पे तो मुल्क नहीं चलाए जाते ना। तो क्या आपके दोस्त क्या वापस मुल्क आ रहे चलते हैं? हैं, क्या जिनकी policies सजा माफ बनती हैं? होनी है, जिनकी सजा माफ होनी है, आपके साबिक दोस्त वापस आ रहे हैं? मेरी ये सजेशन है और मैं बड़ा सीरियसली ये सजेशन दे रहा हूँ, बगैर किसी लगी लिपटी के, कि उनको वापस ले आया जाए, उनके केसेस माफ कर दिए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर उनके लिए वो है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जो है वो इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हो जाएंगे। और अगर ये आपकी ये ख्वाहिश है किसी को या करने के बाद फिर आपकी राय है या किसी जगह पे ये फैसला हो चुका है? मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, और बड़े अच्छे अंदाज से दे रहा हूँ। मैं ये पूरी कौम के लिए एक सजेशन दे रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि एनआरओ होना चाहिए, कुली तौर पे होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हो, दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, एहतसाब भी हो जाए, तो फिर ठीक है, सारे केसेस रिवर्स कर दें जो होने हैं। नहीं एजाज साहब, उनकी राय ये नहीं है, उनकी राय ये नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जिस तरीके से 2018 में हाथ पांव बांधे गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ पांव बांधे जाएं, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? वो तो 2018 का मंजरनामा दोहराना चाहती हैं। वो तो फिर हुकूमत में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अबूरी हुकूमतें भी उनकी अपनी है, जो मुबैना तौर पे नजर आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिस किस्म की अबूरी हुकूमतें फैसले कर रहे हैं, जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं अब कि उनके क्या इरादे हैं। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी की हमायत करूं यहाँ पे या ना करूं, मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की। इस मुल्क में हमने स्टेबिलिटी लेके आनी है, कंटिन्यूटी लेके आनी है, इसीलिए तसल्ली दी गई है तमाम बिजनेसमैनों को बुलाकर कि आप फिक्र ना करें, IMF से भी मुआहिदा हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तो हालात बेहतर करने के लिए, साजगार माहौल बनाने के लिए, मैं ये बिल्कुल आप यकीन करें, मैं दिल से ये मेरी निकल रही है कि बैठ जाएं, जो आपकी ख्वाहिशात है टेबल पे रखें उनको, और मेरा ख्याल है कि फिर किसी की तरफ से कोई इनकार नहीं होगा। एक तारीख देने में कौन सा हर्ज है? अगर आपने इलेक्शंस करवानी है, आप कोई तारीख दे दें, आप दे दें जून की, दे दें जुलाई की, दे दें अगस्त की, दे दें, सिंसियरली एक तारीख दे दें और कह जी इस तारीख को हमने इलेक्शंस करवाने हैं, आप बताएं, तो मेरे सारे फिर एक मेज पे बैठने के लिए हो जाएंगे। और अगर नहीं, इस तरह डंडा सोटे वाले काम कर रहे हैं, तो ये तो फिर होता ही रहता है। फिर ये तो मतलब इस किस्म के तो हालात खराब ही होते हैं। 1977 सामने आपके, 1999 आपके सामने है कि क्या हुआ था। तो फिर जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर आप पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो फिर सब के सब जो है एक अफसोस का इजहार कर सकेंगे और तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा जहाँ साहब, आपकी पार्टी के मतलब बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप लोग भी PTI में जा रहे हैं, PTI में जम हो रहे हैं, ऐसी इसमें कितनी हकीकत है? या PTI के साथ आप इंतहाबी इत्तेहाद कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमारी जमात तो अपनी है। हमारा इस वक्त PTI के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, खान साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। हमने बड़ी कोशिश की है कि ये माहौल भी बेहतर करने के लिए, कुछ लोगों को वो पसंद भी नहीं आता, और फिर मेरे खिलाफ आपको पता है कि एक नोटिस भी इशू हो गया था, इतनी बड़ी वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का, कि जो मुझे वो मालूम नहीं कि वो लिखते कैसे हैं। 1.8 अरब रुपए या डॉलर या कुवैती दिनार थे, पता नहीं क्या था, मुझे तो ये नहीं पता कि उसको कैसे फिगर्स में कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कर रहे हैं। देखें, जरूर किसी ना किसी के साथ तो हमने मिलके इलेक्शन लड़ना है। हम इस वक्त हमारा PTI के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बातचीत भी हो रही है। मैं अगले चंद दिनों में खान साहब को मिलूंगा भी, और फिर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इलेक्टोरल बातचीत करनी है कि हम किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे आपस में। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौसम की मुनासबत से जो इस वक्त सियासी मौसम है, हालात का तकाजा शायद यही है कि एक तबका जो है वो मूव करेगा किसी दूसरी पार्टी के अंदर। हवा को देखा जाएगा, जिस तरफ हवा का रुख होगा वहीं पर शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी, और कुछ बादे मुखालिफ भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसकी वजूहात क्या है? यानी एक तरफ आपको ये लगे कि पॉपुलैरिटी इस जमात की है तो आप उस जमात में चले जाएं तो समझ में भी बात आती है। एक तरफ आपको ये लगे कि पार्टी खत्म हो रही है और बड़ी शख्सियत जाके उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें तो ये एक मज़हका खेज बात तो है, लेकिन इसके पीछे मंतिक क्या है, इसके पीछे मसलहत क्या है, इरादे क्या है, इस बारे में बात करेंगे। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये जो धड़ाधड़ शमूलियतें हो रही हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा है, जंग से 2 शख्सियात शामिल हो गई, फिर दीगर शख्सियात शामिल हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब भी शामिल कर रहे हैं लोगों को, उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी शमूलियत हो रही है, तो ये आने वाले दिनों में कितने परिंदे हैं जो घोंसले तब्दील करने वाले? 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग काफ इक़्तिदार की जमात है, इक़्तिदार की जमात में लोग शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग नॉन इक़्तिदार की जमात है, उसमें लोग शामिल होते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की जमात है, उसमें लोग शामिल होते हैं। लेकिन वो जमात जिसके मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा हो कि इनको कोई भी पसंद नहीं करता, इनको इक़्तिदार में आने नहीं देना, इनके लिए बिल्कुल कांटा लग चुका है, इनके आगे निशान लग चुका है कि इससे किसी सूरत में इक़्तिदार भी नहीं आ सकते। अगर उन सियासी जमातों के अंदर दरादर बड़ी बारी बरकम शख्सियात शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा लगा लें, फिर आपको ये नज़र आ जाएगा कि किसी ना किसी जगह नहीं बल्कि हर जगह ये चीज़ जाई जा रही है कि अगर हमने सियासी तौर पे इलेक्शन लड़ना है, अगर हमने सियासी मैदान में अवाम की हमायत हासिल करनी है तो फिर हमें उस सियासी जमात में जाना होगा। अब तहरीक इंसाफ में शेख वकास का, शेख यकूब का और दीगर लोगों का आना, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कल फिर नई शमूलियात होगी। कल अगर रैली हुई तो फिर शायद कल ना हो सके। रैली के बाद हर रोज़ कप्तान 2-3 विकटें गिराएगा, कभी पीपल्स पार्टी की विकटें गिरेंगी, कभी नून लीग की विकटें गिरेंगी, और ये विकटें मुसलसल गिरती जाएंगी। याद करें, मैंने पहले भी कहा था कि विकटें गिरने वाली हैं, बड़ी विकटें गिरने वाली हैं। राना साहब, इससे बात ये तो वाज़ेह होती है कि टूट फूट वफाकी इत्तेहादी जमातों में शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका तासुर, इसका असर पीटीआई के अंदरूनी सतह पे किस तरह? कोई नहीं होगा असर, होगा बिल्कुल नहीं होगा। आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मैंने पहले भी बताया था, कप्तान अपनी पूरी टीम से मुशावरत के बाद शमूलियत करवा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक एमएनए आपके साथ रहा है और उसी हल्के से दूसरा शख्स आ जाता है तो पहले वाले को तरजीह जो है वो दी जाएगी, दूसरे वाले को किसी और हल्के में रखा जाएगा। ये बात एक तो ज़हन में रखिए। दूसरा, जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा जी हम रनर अप दोनों को बुलाएंगे, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर, उनको इत्मीनान में लेने के बाद हम टिकट जारी करेंगे। मगर मुस्लिम लीग नॉन की और पीपल्स पार्टी के उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है कि जो उनके जहन में था ना कि अगर इनके जो लोग नंबर 2 होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको हम अपने साथ रख लेंगे। ये मामला भी कप्तान ने ऐसा खेल देना है कि ये बेचारे देखते रह जाएंगे और इनके पास वो उम्मीदवार होंगे जिन उम्मीदवारों को शायद घर के भी लोग भी वोट ना दे सके। ये तो दूसरा, बड़ी विकटें गिनने वाली हैं यासर, बड़ी विकटें और तगड़ी विकटें गिनने वाली हैं, और ये तगड़ी विकटें गिनने वाली हैं, इसीलिए हुकूमत हर सूरत में इलेक्शन से भागना चाहती है। तो राना साहब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई में ही शमूलियत होगी, दूसरी जमातों में नहीं होगी? नहीं होगी, पीपल्स पार्टी में भी होगी, मुस्लिम लीग नून में ना होने के बराबर होगी। मुस्लिम लीग काफ में देखें, चौधरी सरवर साहब आज मुस्लिम लीग काफ में बाज़ाब्ता काफ लीग को प्यारे हो गए जी, और चौधरी सरवर साहब के मुताबिक मशहूर है जी वो अराई बेल्ट जो है, अराई जो बरादरी है, उनके बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और उनका वहाँ पे बड़ा सरसूख है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बरादरीज़म नहीं रहा। अब पाकिस्तान के अंदर बरादरीज़म की बुनियाद पे अगर इलेक्शन पे लोगों ने जाना होता और बरादरीज़म के बुनियाद पे वोट पड़ना होता तो फिर कप्तान को तो कोई ना सुनता। कप्तान जिस बरादरी से तल्लक रखते हैं फिर उनकी बरादरी में दूसरे लोग ना आते, उन्हीं के लोग होते। ऐसा नहीं है। चौधरी सरवर आए हैं, चौधरी सरवर कुछ लोगों को साथ लेकर आए हैं, कुछ लोगों को साथ लेकर आएंगे, लेकिन चौधरी सरवर वो डेंट नहीं डाल सकेंगे जिस डेंट के लिए चौधरी सरवर साहब को लाया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि चौधरी सरवर साहब एक पार्टी के सरबरा पंजाब के सदर बन गए हैं, एक अच्छा दफ्तर लाहौर। ओवरसीज़ में रूट्स अच्छे हैं उनके, लेकिन क्या ओवरसीज़ में कुछ बदलाव आए? ओवरसीज़ में सिर्फ इमरान खान, ज़हन में रखिएगा, आपको मैं क्लियर और साफ बता दूं। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान के जो रूट्स ओवरसीज़ में बड़े हैं वो उसमें भी कहीं ना कहीं हिस्सा तो चौधरी सरवर का है। जी बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन इस वक्त इमरान खान एक लीडर है,
इमरान खान को आप उनके साथ मत जोड़ें, चौधरी सरवर साहब के बड़े अच्छे रूट होंगे, मैं नहीं इनकार करता, लेकिन इस वक्त अगर आप ओवरसीज़ के अंदर किसी की बात कोई सुनता है, ओवरसीज़ के अंदर अगर कोई शख्स बात करता है तो वो इमरान खान करता है। मैं आपको मिसाल, मुझे परसों एक शख्स मिलने है, उसने कहा जी हम आपके लोगों के प्रोग्राम बड़े देखते हैं टीवी पे, ये 92 ही लगा के देखते हैं, और वो साउथ अफ्रीका से आया। मैंने उसे कहा जी बताएं। उसने कहा जी बात यह है कि हमने तो सिर्फ हम चाहते हैं पाकिस्तान में इमरान खान। मैंने अपना रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट खोला हुआ था, जब देखा कि ये हुकूमत नहीं रही और दूसरी हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है तो मैंने बंद करा दिया। हम पाकिस्तान में उतने पैसे भेजते हैं जितनी ज़रूरत है। इमरान खान सुबह आ जाए तो आप देखिएगा हम सिर्फ साउथ अफ्रीका से इतने पैसे भेज देंगे ओवरसीज़, क्या आप सोच नहीं सकते। ये इमरान खान के लिए है, और ओवरसीज़ की जंग इमरान खान ने लड़ी है, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपकी पार्टी से बहुत से लोग ओवरसीज़ के होते हैं, लेकिन उनके लिए ओवरसीज़ का वोट हासिल करना ना होने के बराबर होता है। इमरान खान और उनके मुकाबले में दूसरे लीडर, आप मुझे एक बात बताएं, 13 जमातें खड़ी हैं, 13 जमातों के रूट्स नहीं होंगे ओवरसीज़ में, वो सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो कप्तान के बराबर नहीं है। तो फिर आप किस तरह समझ सकते हैं कि एक शख्स के जाने से कप्तान को बहुत बड़ा नुकसान। ये मैं कह रहा हूँ कि चौधरी सरवर अपनी अराई बेल्ट से कुछ लोगों को तोड़ेगा, सही तोड़ भी रहा है, मुझे ये भी पता वो किस किस को तोड़ रहा है, लेकिन वो बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान नहीं, तहरीक वो बड़ा इंसाफ। डेंट। राणा साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत में गर्मी किस हद तक पैदा होने वाली? बेइंतहा गर्मी पैदा होने वाली है, सियासी गर्मी, सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे तो आने वाले दिनों में देखें, एक तो पीपल्स पार्टी नून लीग सख्त एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाएगा कि मुझे नहीं इलेक्शन नज़र आ रही 30 को, बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत में मुझे 30 अप्रैल को इलेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो फिर आपको क्या दिखाई दे? मुझे देखें, अगर तो अदलिया स्टैंड लेगी, अगर तो अदालत आला स्टैंड लेगी, फिर 30 को इलेक्शन लाजमी होंगे, और अगर माहौल इसी तरह रहा जो नज़र आ रहा है तो फिर 30 को इलेक्शन नहीं होंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन का मुलतवी होना जो है ना, ये आम सी बात नहीं है। मुझे इसमें कोई और चीज़ें नज़र आ रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन का मुलतवी होना जो है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इलेक्शन किसी जगह इकट्ठे होने की बात हो रही है। कप्तान की रैली, अगर इलेक्शन इकट्ठे होने की बात हो रही है तो उसमें स्टेक होल्डर तो पीटीआई भी होगी, लेकिन पीटीआई इस बात से इनकारी है कि पीटीआई के कल की रैली अगर हो गई तो उसके बाद सियासी सिनेरियो तब्दील होगा। आप ज़हन में रखिएगा, कल की रैली के बाद पीटीआई का रैली के बाद सियासी सिनेरियो तब्दील होगा, और यह तब्दील होना भी चाहिए। राणा साहब, निगरान हुकूमत ये सेटअप किस हद तक ठीक जा रहा है? अच्छा, मैंने एक निगरान हुकूमत को मैं अप्रिशिएट करूंगा, सियासी चीज़ें बाकी जगह। एक बड़ा मैंने आज देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा भी हो रहा था। एक एफआईआर मेरी नज़र से गुजरी, एफआईआर गुजरी, और एफआईआर के मुताबिक गंगाराम अस्पताल का एक शख्स जो है, एक वहाँ पे स्टोर कीपर, या सिर्फ उसका नाम है मुमताज़, वो जो लोग ब्लड देने आते हैं ना, खून की बोतलें बेच गया है। और पता चला कि खाली खून की बोतलें नहीं, मेडिसन वगैरह सारा कुछ वो बेचता है, और वो इतना ताकतवर है कि वो 5-6 भाई हैं। ये सुनने वाली बात है, ये उनकी इंक्वायरी भी लग गई है, एफआईआर भी हो गया। वो पता चला कि वो 5-6 भाई हैं, और भाई जो हैं वो क्या करते हैं, वो सारे क्या करते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में लगे हुए हैं। मतलब एक लगा हुआ मियाँ मुंशी अस्पताल में, एक लगा हुआ है यक्की गेट अस्पताल में, एक लगा हुआ है गंगाराम अस्पताल में, उसके में एक का नाम था सरवर, एक का नाम जो है वो उमर मंडा, एक का नाम सरफराज मंडा, एक नाम मुमताज़। ये करते क्या है, ये 15-15, 20-20 लाख रुपया दे के एमएस खुद लगवाते थे, इतने ताकतवर थे। फिर वहाँ पर एमएस लगवाते? हाँ, एमएस लगवाते थे। और फिर वहाँ पे क्या करते थे, एमएस लगवाने के बाद मेडिसन इनकी मर्जी की कंपनियां देती थी, ये खुद कंपनियां इन्होंने बनाई होती थी, प्रोक्योरमेंट सारी यही करवाते हैं, और इतना पैसा कमाते थे, इंतहा कोई नहीं। मैं अप्रिशिएट करूंगा सेक्रेटरी हेल्थ को, और वज़ीर सेहत को, और वज़ीर आला पंजाब को। देखिए बाकी बहुत चीज़ हो सकती है, मोहसिन नकवी साहब ने, जवेद अकरम साहब ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने, इन्होंने इस माफिया को पकड़ा। ये माफिया मज़े वाली बात है, पकड़ा तो गया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये माफिया बच भी जाएगा। 5-6 ये भाई हैं, ये बच जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे बड़े तगड़े सहाफ़ी भी खड़े हैं, इनके पीछे बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स भी खड़े हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी तगड़ी मेडिसिन की कंपनियां भी खड़ी हैं।
मेरे पास तो इतला यह है कि एक सहाफ़ी, बड़ा मारूफ सहाफ़ी है, बड़े ट्वीट श्वीट करता है और बड़े लोगों पे तनकीद करता है और मुस्लिम लीग को बड़ा प्यारा है वो शख्स बाकायदा 20 लाख रुपया एक तबादले का ले चुका है। मुझे तो यह भी पता है कि तहरीक इंसाफ का एक साबिका MNA का उम्मीदवार, साबिका MNA का उम्मीदवार था, वो तबादले कराता रहा तहरीक इंसाफ के दौर में। नून लीग के दौर में अलहदा इनके रूट्स होते हैं और इस मौजूदा सेटअप में पहली दफा ये पकड़ा गया एक बंदा जो शख्स खून की बोतलें बेचता पकड़ा गया हो। आप ये अंदाजा लगा ले, इससे बड़ा खौफनाक जुर्म हो सकता है। चलिए मेडिसिन बेचनी, मेडिसिन का करना, वो तो एक फ्रॉड के आगे, खून की बोतलें तक बेच के, ये मैं नहीं कर रहा, ये तो आपके सामने चाह रहा है जिस पे कमेटी बनी है। इस ऐसे शख्स को तो और इसके सारी लॉबी को तो आपको पता ना क्या करना चाहिए। इनके साथ तो इबरतनाक तरीन सलूक होना चाहिए। ये तो अब मोहसिन नकवी साहब चूँकि खुद जर्नलिस्ट भी हैं और वो इनको बड़े करीब से समझते हैं, उनको, डॉक्टर जवेद अकरम को और सेक्रेटरी हेल्थ को खासकर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इनको तो अब ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। कितने MS, मज़े वाली बात आपको बताऊं, अब तक ये 50 के करीब MS लगवा चुके हैं। 50 के करीब MS लाहौर में नहीं, हाले लाहौर के बाद अस्पतालों में भी, जब जहां जैसे ये चाहते हैं करवा सकते हैं। ये ऐसे ही निज़ाम के लिए है कि निज़ाम शायद इस हद तक कमज़ोर है कि उसमें काली भेड़ें इस हद तक मजबूत हो जाती हैं कि जिस तरफ को चाहे निज़ाम को चलवा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के पास।